पिछली क्लास में हमने 12th हाउसेस के बारे में पढ़ा था। उन हाउसेस से संबंधित अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो हाथ उठा के हैंड रेज करके पूछ सकता है। सिर्फ पिछली क्लास से संबंधित। किसी को हाउसेस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, हाउसेस ना क्लियर हो, जो भी कोई पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन दिख रही है? आज हम बात करेंगे, जो कल हमने 12th हाउसेस जो पढ़े थे उसमें कौन सा ग्रह उच्च का होता है और उन घरों में कौन सा ग्रह उस घर का मालिक है और कौन सा प्लैनेट उस घर का कारक है। आज इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है। यह क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट बनेगी। अगर यह समझ में आ गया तो यहीं से ही ज्योतिष की वह नींव रखी जा चुकी होगी। जब कुछ भी समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए इस क्लास को बहुत ही ध्यान से सुनना है। पहला घर, पहले घर का जो मालिक होता है वो मंगल होता है और इस घर का जो कारक है वो सूर्य है। और सूर्य को पहले स्थान पर उच्च माना गया है। क्यों? क्यों माना गया है सूर्य को पहले स्थान पर उच्च? सूर्य को पहले स्थान पर, पहले भाव में, पहले घर में उच्च का स्थान क्यों दिया गया है? लाल किताब में उसका कारण है कि ये जो घर है ना, फर्स्ट हाउस, ये है हमारे सेल्फ मोटिवेशन का। ये हमारे शरीर के अंदर की ताकत को रिप्रेजेंट करता है। पहला घर, पहला घर है सच्चाई और चालाकी का। पहले घर के अंदर जब सूर्य होता है, हालांकि यह घर है मंगल का, यहां मेष राशि आती है, लेकिन जब सूर्य होता है तो यह कहीं ना कहीं अपने बेटे के भी थोड़ी सी ताकत लेकर बैठता है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है वो पंचम भाव को रूल करता है, संतान भाव को रूल करता है। तो जिसके फर्स्ट हाउस में सूर्य होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं अपने बेटे की भी ताकत होती है। तो इस घर में सूर्य बैठा हो और सूर्य 10th हाउस से किसी तरीके से संबंध बना रहा हो, तो आपने जो ज्वेलरी का काम करते हैं, सुनार, सुनार के बेटों का जो जन्म है ना वो लगन सूर्य के अंदर ही मिलेगा। यानी सुनार के घर में पैदा होने वाला जो बच्चे है, जो बेटा है, उसकी कुंडली के अंदर सूर्य लग्न में मिलेगा। क्यों? क्योंकि सुनार थोड़ा सा झूठ बोलते हैं, थोड़ी सी चालाकी करते हैं, थोड़ी सी मारामारी करते हैं, और डिसीजन लेने की ताकत और इतना पैसा संभालने की हिम्मत और सोना संभालने की पावर या हिम्मत, ये सूर्य ही दे सकता है। पुराने समय के अंदर सूर्य अकेला जब लगन में हुआ करता था तो उसे लोग राजा बोला करते थे, क्योंकि ऐसे आदमी में मंगल की ताकत होती थी, जिससे इनका जो खून होता था ना वो बड़ा स्पोर्टी होता था, खून का दौरा स्पोर्टी होता था। और ऐसी अवस्था में इनका जो दिल है वो बहुत फास्ट नहीं चलता है, जिसकी वजह से डर और घबराहट इन्हें पैदा ही नहीं होती है। यहां आदमी को जो करना होता है वो डंके की चोट पर करता है, चाहे 100 आदमी की भीड़ हो, चाहे 1000 आदमियों की भीड़ हो। उसको जो करना है वो पूरी ताकत के साथ में ताल ठोक के करता है।
चाहे लोगों की चाहे सच्चाई की बात कहनी हो या लोगों के भले की बात कहनी हो, वो पूरी हिम्मत दिखाकर लोगों के सामने रखता है। और इस तरह की जो हिम्मत वाले लोग होते थे, सच्चाई पसंद लोग होते थे, लोगों की भले की बात करने वाले लोग होते थे, वही लोग पहले राजा बना करते थे। आजकल के राजाओं की तो थ्योरी ही चेंज हो गई है। क्योंकि आज की डेट में अगर यही बहुत सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाले, जो सूर्य लगन वाले होते हैं, जो सूर्य पहले वाले होते हैं, आपने देखा होगा उन उन लोगों का तो कामकाज ही खराब होता है, अपना कामकाज ही गवा बैठते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। लेकिन वहां पर एक चीज उनको मिलती है, हर चीज में जो कॉन्फिडेंस से जो वो काम करता है, वो उसके अंदर हिम्मत होती है। तो इसकी वजह से अगर आदमी थोड़ा सा चुस्त हो, थोड़ी सी चालाकी दिखाए, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो, तो ये आदमी जितना पैसा कमा सकता है ना, या जितनी शिद्दत से ये काम कर सकता है, या जितनी शिद्दत से ये निर्णय ले सकता है, जितने शिद्दत से ये लोगों के काम बनवा सकता है, इतनी शिद्दत से कोई नहीं कर पाता। इसलिए आपने देखा होगा कि दुनिया में जो बहुत ही टॉप क्लास के जो मैनेजर्स होते हैं, वो सूर्य लगन वाले होते हैं, वो इसी योग में पैदा होते हैं। अपने काम धंधे के अंदर भी हर चीज बड़ा सिस्टमैटिक चलाते हैं ये लोग। तो सूर्य अगर लगन में हो तो अपने काम धंधे के लिए और इन सब चीजों के लिए बहुत शुभ होता है। पहले घर की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया के अंदर जो भी आदमी गरीबी से निकलकर अमीर बना है या ऊपर गया है किसी वजह से, उनकी जन्म कुंडली में किसी न किसी तरीके से, चाहे वो दृष्टि से हो, चाहे वो साथ हो, मंगल और शनि का मेल लगन से जरूर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर सूर्य को अगर थोड़ी सी चालाकी शनि की मिल जाती है, तो ये बहुत अच्छा योग बन जाता है। तो लगन में सूर्य हो, और अगर आप अपनी कुंडली या किसी भी की कुंडली अगर आप देख रहे हो और उसका अगर लगन में सूर्य है, तो सबसे पहले उसके उसको ये पूछना है कि आप अपने काम को निकलवाने के लिए थोड़ा सा चुस्त, चालाकी या डिप्लोमेटिक वाला गुण है आपके अंदर कि नहीं है। अगर ये गुण नहीं होगा तो फिर वो इस दुनिया में सफल नहीं हो पाएगा। तो पहले घर में सूर्य उच्च का माना जाता है। दूसरा घर, दूसरे घर में राशि आती है वृषभ राशि। तो इस घर का मालिक हुआ शुक्र, और इस घर का जो कारक है वो है बृहस्पति। और इस घर में जो उच्च का होता है वो होता है चंद्रमा। चंद्रमा यानी जब धरती बनी तो उस वक्त सबसे पहले धरती पर ऑक्सीजन हुआ करती थी, तो उसी ऑक्सीजन का जो पिघला हुआ रूप है वही है पानी, वही चंद्रमा है। तो जब भी बहुत ठंडी हवा चलेगी तो वो बृहस्पति का रूप होती है, ठंडी हवा। जब यही ज्यादा ठंडी हवा शीत वाली होने लगी, जो हड्डियों को चुभती है, वहां से उसका शनि वाला रूप स्टार्ट हो जाता है। और जब ये हवा जमने लगे, बर्फ बन जाए, तो वो पूरी तरीके से शनि बन जाता है, ना कि वो चंद्रमा रहता है। फिर इसी बर्फ को जब बृहस्पति का सपोर्ट मिलता है, बृहस्पति की हवा जब मिलती है, तो यही बर्फ पिघलती है और चंद्रमा बन जाता है। तो यही कारण है कि चंद्रमा को इस घर में उच्च की उच्च का दर्जा दिया गया है। तो ये जुपिटर का घर है, ऑक्सीजन वाला घर है। जिस भी इंसान को जुकाम या डस्ट और एलर्जी इस टाइप की चीजें नहीं होती हैं, या श्वास की बीमारी जिसको नहीं होती है, तो उसको ज्ञान प्राप्त करने में कोई परेशानी भी नहीं होती है। वो बहुत अच्छे से किसी भी चीज का अध्ययन कर सकता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, वेदों का ज्ञान ले सकता है, ज्योतिष का ज्ञान ले सकता है।
और चंद्रमा, चंद्रमा खास तौर पर अगर ऐसी अवस्था में के अंदर इस घर में मौजूद होगा, इस घर में होगा और शुभ होगा, तो उस आदमी की समझ बहुत अच्छी होती है। और अगर अशुभ चंद्रमा भी हो यहां पर, तो वो इंसान इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला होता है और वो अपना काम बहुत आसानी से बना ले जाता है किसी भी तरीके से। तो चंद्रमा की यहां पर उच्च का माना जाता है और चंद्रमा की यहाँ की प्लेसमेंट अच्छी मानी जाती है। शनि और बृहस्पति की बात करें तो शनि और बृहस्पति एक ही है। जब हवा जमने लगे, हवा का जब ठंडा रूप ज्यादा होने लगे, तो वो शनि बन जाता है। और जब वही ठंडी हवा को उस ऑक्सीजन मिल जाए, जो जमी हुई ठंडी हवा है, जमा हुआ जो बर्फ है, उसको जब पानी हवा मिल जाए, तो वो चंद्रमा बन जाता है। इसलिए लाल किताब के एक चैप्टर में आता है कि आपका जैसा शनि होगा वैसी चंद्रमा होगा, और जैसा चंद्रमा होगा वैसी शनि रिजल्ट देगा। ये लाल किताब में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये चैप्टर आएगा। जैसा कुंडली में चंद्रमा, वैसे ही शनि रिजल्ट देगा, और जैसा शनि होगा वैसे ही चंद्रमा रिजल्ट देगा। ये बहुत ही खास कुछ चीजें, पॉइंट्स हैं जिनको आप बीच बीच में नोट कर सकते हो। धीरे धीरे ये साथ साथ में रिवीजन होता रहेगा। तो ये सब जो कुछ पॉइंट्स हैं, ये अगर आपको याद रहेंगे, ये अगर आप नोट करते रहोगे, तो कुंडली देखना बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी आदमी का नेचर देखना हो, किसी भी कुंडली में किसी आदमी का कितना सक्षम है, उसका रुपया पैसा क्या रहेगा, पैसा देखना हो, सब बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हम दूसरे घर के चंद्रमा की बात कर रहे थे। तो दूसरे घर में जो चंद्रमा है वो उच्च का माना जाता है। तीसरा घर, तीसरा घर का मालिक है बुध, और यहाँ के कारक है मंगल। और तीसरे घर के अंदर राहु को उच्च माना जाता है, क्योंकि तीसरा घर है बुध का और कारक है मंगल। और लाल किताब के अंदर आगे जब हम पढ़ेंगे तो एक चैप्टर आएगा, जब मंगल और बुध मिल जाते हैं तो वो राहु बन जाता है। मंगल और बुध का जो मिलन है, यह इंसान की जिंदगी के अंदर या तो मुसीबत का कारक होता है या पागलपन का कारक होता है। या काली माँ का रूप होता है, क्योंकि काली माँ ने जब काली का रूप रखा था, तो चंड मुंड सब तार दिए थे, रक्त बीज का नाश कर दिया था। तो इंसान की जन्म कुंडली के अंदर मंगल बुध अगर इकट्ठा होगा, तो वह अगर संघार करने पर आएगा तो किसी के खून का कतरा तक नहीं छोड़ेगा। तो किसी को मारना भी हो तो वह पागलपन की स्थिति में ही मारा जा सकता है। नॉर्मल आदमी तो किसी को मार नहीं सकता। बहुत सारी जेलों में आप अंदर जो कैदी बंद हैं, जब आप उनसे बात करोगे तो उनका एक यही आंसर होता है कि हमसे गुस्से में ये हो गया था, गुस्सा हमको इतनी एक्सट्रीम पे पहुंच गया था कि हमसे ये मर्डर हो गया। तो मंगल बुध की युति हो या मंगल मिथुन राशि में बैठा हो और इसका किसी भी तरीके से लगन से अगर संबंध बन रहा हो, तो ऐसी स्थिति बनती है। तो एक्सट्रीम तक किसी चीज को जो पहुंचाने की जो ताकत होती है, वो मंगल बुध इकट्ठे होते हैं तभी होता है, वरना इस तरीके की गुस्सा, इस तरीके का करंट कभी एक्सट्रीम तक नहीं जाता है। और दूसरा राहु उच्च होता है छठे घर में, वह भी बुध का ही घर है, लेकिन वहां पर पॉजिटिवली राहु काम करता है, रिसर्च का काम करता है। किसी का फैसला करना हो, किसी का निचोड़ निकालना हो, किसी चीज की गहराई में जाना हो, कोई प्लान बनाना हो, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, हिसाब किताब रखना, ये सब छठे घर का राहु करवाता है, क्योंकि ये बुध का भी घर है। अगर मंगल बुध इकट्ठा हो और इंसान के घर में
कोई दिमागी रूप से परेशान आदमी हो, मेंटली रिटायर्ड इंसान हो, कोई पागलपन की हरकतें करता हो, और अगर उसके घर में अनार का पेड़ होगा तो ये स्थिति और बिगड़ जाएगी। अनार का पेड़ क्यों कहा? ये तो एक वनस्पति है। अनार का पेड़, तना बना, सब कुछ हुआ, उसके अंदर नसें हैं, तो ये सब बुद्ध का है। और जो अनार का जो पेड़ होता है ना, उसका जो लाल रंग का जो रस निकलता है, अंदर का रस खून को बढ़ाता है, जो खून की तासीर को लिए हुए होता है, ये मंगल है। इसलिए अनार का जो पेड़ होता है वो मंगल और बुध का पेड़ माना जाता है। तोते की चोंच लाल होती है, शरीर हरा होता है। तो मंगल बुध का मिलन हो रहा हो, और कुंडली में, जिस आदमी की कुंडली में ये मंगल बुध का योग हो रहा होगा, और अगर वो आदमी तोता पाल ले, तो 100% उसका लीवर खराब होगा, उसको कैंसर की भी समस्या आ सकती है, मेंटली रिटायर भी हो सकता है, गुस्से में वो यहां तक कि किसी का मर्डर भी कर सकता है। तो अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल बुध का योग है, तो ऐसे आदमी को अनार का पेड़ अपने घर में नहीं रखना चाहिए, और तोता वगैरह नहीं पालना चाहिए। ये हमको ध्यान रखना है। फोर्थ हाउस, चौथा घर, चंद्रमा का घर है, और चंद्रमा ही यहाँ के कारक हैं। लेकिन दूसरे और चौथे की वही थ्योरी, आप देखेंगे कि पानी के अंदर कितना बड़ा संसार है, जितना धरती पर शायद नहीं है, उससे कहीं ज्यादा समुद्र में है, पानी में है। धरती से 3 गुना ज्यादा है समुद्र। तो इतना बड़ा संसार जहां बैठा हुआ है, जहां पर इतनी रिसर्च हुई, इतने वैज्ञानिक लोगों ने जानने की कोशिश की पानी के अंदर जा जाके, लेकिन अभी तक जो है ना, पूरा रहस्य खोज ही नहीं पाए, वहां तक पहुंचे ही नहीं। वहां पे भी जीव जंतु हैं, उनको भी सांस लेने की जरूरत होती है। भले ही आदमी वहां सांस नहीं ले सकता, लेकिन जानवर तो सांस ले सकते हैं ना, जो पानी में रहते हैं। और ऑक्सीजन क्या है? बृहस्पति। इसलिए चौथे घर में बृहस्पति को उच्च का माना जाता है। जीवन की जो शुरुआत भी हुई है ना, वो भी जन्म कुंडली का चौथा घर है। अगर चौथे घर में खराब ग्रह बैठ जाएं, पापी ग्रह बैठ जाएं, तो आदमी के स्पर्म बनना बंद हो जाते हैं। शनि चंद्र इकट्ठे हो जाएं तो आदमी के स्पर्म बनना बंद हो जाते हैं। शनि और चंद्र दोनों अगर खराब स्थिति में हों, तो यहां औरत के अंडे बनना बंद हो जाते हैं। और चंद्रमा अगर किसी भी औरत का 10वें घर में बैठा है, और शनि का संबंध अगर यहां पर हो जाए, चाहे दृष्टि से हो जाए, चाहे किसी भी तरीके से हो जाए, तो बहुत जल्दी उसे मोनोपॉज हो जाता है, या मंथली साइकिल उसका अप डाउन चलता है। और अगर इस तरह की प्रॉब्लम अगर किसी को आ रही है, किसी भी लेडी को अगर इस तरह की समस्या हो रही हो, तो 43 दिन 4 छुहारे पानी में उबालना है, उसको ठंडा करना है, और उसको जल प्रवाह कर देना है। तो 100% उसकी ये समस्या दूर हो जाएगी। लॉजिक क्या है इसका? यहां लॉजिक, हमने चंद्रमा को मंगल की सहायता दे दी, और वापस उसके घर में, चौथे घर में चंद्रमा को पहुंचाया, और शनि की कैद से मुक्त किया। जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, स्पर्म काउंटिंग कम है, वो भी ये उपाय कर सकते हैं। तो इसलिए चौथे घर में बृहस्पति को उच्च का स्थान दिया गया है। पांचवा घर सूर्य का है, और बृहस्पति यहाँ के कारक हैं, क्योंकि संतान भाव का है, संतान का भाव है ये, बृहस्पति उसके कारक बनते हैं। लेकिन 5वें घर में कोई उच्च का नहीं होता। कौन ठहरेगा सूर्य की गर्मी के आगे? किसकी हिम्मत है जो सूर्य के घर में अपनी उच्चता को साबित कर सके या ठहर सके?
इसलिए पांचवें घर में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता। पांचवें घर में सूर्य बैठा हो, इसके साथ में जो भी प्लैनेट बैठा होता है वो हमेशा सूर्य की मदद करता है। फर्स्ट हाउस में जब सूर्य होता है और सूर्य के साथ में कोई भी प्लैनेट बैठा होता है, चाहे वो उसका दुश्मन ही क्यों ना हो, सूर्य उसकी मदद करता है। और पांचवें में कोई भी प्लैनेट सूर्य के साथ में बैठा हो, चाहे उसका दुश्मन ही क्यों ना हो, वो सूर्य की मदद करता है। दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। छठवां घर मैं आपको बता चुका हूं। अगेन राहु। राहु यहाँ उच्च का होता है। एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, स्टीफन हॉकिंस इस तरह कुछ करके नाम था उनका, जो चल नहीं सकते थे, कुर्सी पर बैठे रहते थे, लेकिन उनका दिमाग बहुत शार्प था। एक से एक बड़ी खोज उन्होंने की, एक से एक सॉफ्टवेयर बनाना, बहुत सारी खोज किया उन्होंने, बहुत नाम है उनका। यह चीज बुध और राहु इकट्ठे वाले ही कर सकते हैं। किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, क्या करना है, डिसीजन लेने की पावर, ये सब सब काम राहु छठे वालों का है। जब भी बुध और राहु इकट्ठे होंगे तो बृहस्पति खराब हो जाएगा। बुध यानी कि कांच, ग्लास। राहु मतलब रुकी हुई हवा, ऐसी हवा जो उसमें से असली ऑक्सीजन को गायब करने की ताकत रखती है, क्योंकि राहु धुआं है और वो पहले से ही कांच के साथ में है। तो थमी हुई हवा, ये दोनों मिलकर बृहस्पति को खराब कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन गायब होगी। आपने देखा होगा या सुना होगा, जितने भी ऋषि मुनि हुआ करते थे वो गुफाओं में घुस के तपस्या करते थे। बहुत सारे ऋषियों मुनियों के बारे में आपने सुना होगा कि तपस्या करते करते उनके ऊपर मिट्टी जम गई, पहाड़ बन गया। तो जब भी इस तरीके के आपको प्लान बनाना हो, तो अपने आप को किसी बंद कमरे में, आप एकांत में आप ले जाइए, कुर्सी पर बैठिए और किसी भी चीज के बारे में विचार करिए, सोचिए, कॉपी पेन कलम के साथ में बैठ के सोचिए। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ध्यान लगाना। और ध्यान तभी लग सकता है जब वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा ना हो। जिस जगह पर ज्यादा ऑक्सीजन होगी तो वहां पर आदमी किसी भी बात की गहराई में जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो उसके दिमाग में ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, तो उसका दिमाग एक जगह स्थिर ही नहीं रहेगा, विचारों का मेला लगा रहेगा। कभी ये विचार आया, फिर दूसरा विचार आया, कभी हम ये सोचने लगे, कभी हम वो सोचने लगे, फिर ये फिर वो, दुनिया भर का उसका दिमाग इधर उधर भागेगा। इसलिए जब भी किसी चीज को बहुत ही गहराई से सोचना हो तो आपको ऐसी जगह पे चला जाना चाहिए, जैसे बेसमेंट वगैरह होता है, जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो। वहां पर आप बहुत ही दिमाग लगाकर किसी भी चीज के बारे में बहुत अच्छे से सोच सकते हैं, प्लान बना सकते हैं। इसलिए बच्चों को जब भी आप पढ़ने बैठाओ तो एकांत में पढ़ने बैठाओ, सामने दीवार हो और टेबल पर लाल रंग का कपड़ा हो, क्योंकि लाल रंग जो होता है वो कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। ऐसी जगह पर बैठाना चाहिए बच्चों को। बहुत सारे लोग पार्क में घूम घूम के पढ़ाई किया करते हैं, या छतों पे बैठ के पढ़ाई किया करते हैं। आपने कभी देखा है ऐसे लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो? देवेंद्र आनंद जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? एक मिनट। अनम्यूट करिए देवेंद्र जी। कर दिए सर। बताइए। सर मैं ये कह रहा था कि जैसा आपने ये बताया है कि
ये जो अपना पांचवें घर, अगर सर सूर्य का जो आपने बताया यहाँ पर, अगर सूर्य स्वयं विद्यमान होंगे तो सर तो क्या फल होगा सर इसका? तो इसका फलादेश क्या होगा सर? नहीं तो ये तो अच्छी प्लेसमेंट होगी ना, सूर्य अपने ही घर में मौजूद है। लेकिन सर जब इसका फलादेश हम करेंगे तो सर ये अगर पंचम और पंचमेश दोनों को देख के करेंगे ना सर, हाँ हाँ, पंचम भाव का, बिल्कुल। क्योंकि पंचम, पंचम भाव जब का जब हम जब हम आगे अभी ग्रहों का फलादेश पढ़ेंगे, हाँ तो जी। उसमें हर प्लेनेट की स्थिति बताया जाएगा कि उस फलादेश करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो सर अभी हम सिर्फ जो है, हम लोग पढ़ रहे हैं कि इस घर का कारक कौन है, इस घर का मालिक कौन है, और इस इन घरों में कौन सा प्लेनेट उच्च का होता है। ठीक है, धीरे ठीक। धीरे चलते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जी गुरु जी जी। तो 6 हाउस तक हो गया। 6 हाउस में राहु उच्च का माना जाता है। ये भी समझ में आ गया आपकी क्यों माना जाता है, क्योंकि ये रिसर्च का घर है, गहराई से सोचने का घर है। ठीक है। 7वां घर, यहां शनि उच्च का माना जाता है। हालांकि ये घर शुक्र का है, और कारक यहां पर शुक्र और बुध दोनों हैं, लेकिन यहां पर शनि को उच्च की जगह दी गई है। चंद्र शनि का मेल आदमी को मियां बीवी के सुख, बच्चों के सुख, इन सब से दूर कर देता है, चंद्र शनि का मेल। और शुक्र शनि का मेल ये सब कुछ मिल देता है। यहां पहले एक मंगल बुध के कारण राहु पैदा हुआ था, अब यहां शुक्र और शनि के मेल के कारण केतु पैदा होगा। ये भी हम पढ़ेंगे आगे, लाल किताब आगे, आगे जो चैप्टर आएगा। तो दुनिया को आबाद और बर्बाद करने का जो ठेका है ना, वो राहु केतु का ही है। राहु केतु के पास ही है दुनिया को बर्बाद और आबाद करने का ठेका। जितने उच्च कोटि के साधु हुए हैं, उच्च कोटि के त्याग करने वाले हुए हैं, उच्च कोटि के भला करने वाले हुए हैं, वो सब उच्च केतु वाले हुए हैं। और दुनिया को बर्बाद करने वाले जितने भी लोग हुए हैं, या अपने आप को तबाह करने वाले जितने भी लोग हुए हैं, वो सब नीच केतु वाले हुए हैं। नीच केतु वाले बहुत खुश होकर दूसरों की तारीफ बहुत करते हैं। या आपने देखा होगा कि पॉलिटिक्स में जो नेता लोग होते हैं ना, वो रैली निकालते हैं, भीड़ निकालते हैं, तो उनके पीछे जो जय भैया जय भैया, जय नेताजी जो लोग करते हैं ना, वो सब नीच केतु वाले हैं, नीच शनि वाले हैं सब। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत तारीफ करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आदमी बहुत अच्छा बोल रहा है, या किसी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, तो उसके तारीफ के पुल बातेंगे, अरे वो तो बहुत अच्छा बोलता है, वो तो बहुत सुंदर है, या उस रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाया, वाह क्या उसने उसमें मसाले डाले थे, मजा आ गया। मतलब वो उसकी तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ करते रहेंगे। ये जो गुण होता है वो नीच केतु वालों का होता है, उनका केतु खराब होता है। क्योंकि अपनी एनर्जी, जितनी भी उनके अंदर एनर्जी है, जितनी भी पॉजिटिव थॉट से जो सोचते हैं, उन्होंने अपनी एनर्जी सारी जो है ना, वो दूसरों की तारीफ करने में ही लगा दी। और उच्च केतु वाले ये सारी दुनिया को बहुत ध्यान से देखते हैं, उसकी छोटी से छोटी चीज को बहुत ध्यान से परखते हैं, ध्यान से सोचने की कोशिश करते हैं। और अगर किसी की तारीफ भी करनी पड़े तो बहुत ही कम शब्दों में और बड़े शब्द इस्तेमाल करके उसको खत्म कर देते हैं। ये उच्च केतु वाले होते हैं। है ना, तो ये सब गुण जिसके अंदर होता है, चुस्ती चालाकी का, शनि यहां पर क्यों उच्च का माना जाता है? क्योंकि शनि कारक है इन चीजों का। बेहद चुस्ती, तेजी, चुपके से अपनी इच्छाओं को पूरा करना, झूठ बोलना तो झूठ बोला, सच बोलना हो तो सच बोला, पर किसी को तकलीफ ना मतलब ना पहुंचाना, लेकिन अपना भी नुकसान ना करना, और अपनी तमन्नाओं को और अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर लेना। ये सब शनि के गुण होते हैं।
बस अपना नुकसान न हो, किसी दूसरे का नुकसान न हो, अपनी इच्छाओं को भी पूरा आदमी कर सके, चाहे झूठ बोले चाहे सच बोले, इससे ज्यादा डिप्लोमेटिक कौन हो सकता है? और जो इस तरीके का डिप्लोमेटिक होता है उसके सेवेंथ हाउस में शनि होता है, इसीलिए शनि यहां पर उच्च के रिजल्ट, उच्च के माने जाते हैं। ये व्यापार का घर है, बुध का घर है, शुक्र का घर है, मतलब जीवन साथी का घर है। तो व्यापार में चुस्ती, चालाकी, तेजी जिस इंसान के अंदर होगी वही व्यापार में सफल होएगा। जीवन साथी के अंदर भी रिलेशन को अच्छे से मेंटेन करना हो, चाहे झूठ बोल के करे, बस उसका नुकसान ना हो, अपनी भी इच्छाएं पूरी हो जाए, ये सब उच्च शनि के गुण होते हैं। शनि के अंदर जैसे उड़द की दाल है, ये उड़द की दाल किसी को नुकसान करती है, किसी के लिए बहुत स्वादिष्ट होती है, कुछ लोग बहुत मन से खाते हैं। तो जो जितनी ज्यादा उड़द की दाल खाएगा वो बहुत दिनों तक जवान रहने की क्षमता आ जाएगी उसके अंदर, क्योंकि हड्डियों को, जो जोड़ों में, जो घुटनों में जो ग्रीस की जरूरत होती है ना, वो इस दाल से आदमी को मिलती है, उड़द की दाल से। इसीलिए आपने देखा होगा जो दही बड़े बनते हैं ना, वो दही के साथ में खाना, वो उड़द के जो बल्ले होते हैं, वो दही के साथ में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि दही होता है शुक्र, तो शुक्र और शनि की मेल वाला भोजन होता है। तो ये उड़द की दाल जो होती है ना, वो घुटनों के जोड़ों के लिए बहुत ही जरूरी होती है। जिसको भी इस तरह की प्रॉब्लम हो वो उड़द की दाल हर हफ्ते एक कटोरा भर के खा सकता है। ठीक है। तो यह उच्च केतु और शुक्र शनि के मेल के कारण होता है, इसलिए शुक्र के घर में शनि को उच्च का स्थान दिया गया। आठवां घर, आठवें घर में कोई भी उच्च का नहीं होता। कारण यह है कि यह दो विपरीत ग्रह यानी मंगल और शनि का घर है। यहां पर मंगल का घर है और शनि यहां के कारक बनते हैं। और मंगल शनि अगर मिल जाएं तो क्या बनता है? अगेन राहु बनता है। ये भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन यहां पर मंगल की तासीर शनि खराब करता है और शनि की तासीर मंगल खराब करता है, क्योंकि शत्रु प्लैनेट है आपस में। इसलिए यहां पर अगर शनि के साथ में जितने भी ग्रह के साथ में अगर शनि बैठा होगा, शनि के साथ में जितने भी ग्रह बैठे होंगे शनि के साथ, और जिस आदमी की कुंडली में यह योग होगा उसके पैदा होने से पहले उसके उतने ही रिश्तेदार मरे होंगे, या उतने रिश्तेदारों के मरने के बाद में ऐसा इंसान पैदा होता है अगर एट्थ हाउस में शनि के साथ में और भी प्लैनेट है। सिर्फ शनि है तो कोई दिक्कत नहीं। और मंगल शनि यहां पर इकट्ठे हो तो आदमी जब भी मकान बनाएगा तो किसी न किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा, या कोई ना कोई नुकसान होगा, एक्सीडेंट के हालात बनेंगे। क्यों? क्योंकि राहु जाग जाता है, राहु एक्सीडेंट करवाता है। क्योंकि मंगल शनि मिलके राहु ही बनते हैं। तो ऐसी हालत में मंगल शनि किसी भी घर में हो और जब भी आप आदमी को मकान बनवाना हो तो शनि के उपाय करना चाहिए। उड़द की दाल साबुत ये जल प्रवाह करनी चाहिए, लोहा वगैरह दान देना चाहिए, लोहा चमड़ा वगैरह दान करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? शमशान घाट का पानी कांच की बोतल में ढक्कन बंद करके चांदी का बुरादा डाल के अपने घर में रखना चाहिए। ये सबसे अच्छा उपाय है जब भी आदमी को मकान बनवाना। ठीक है। तो यहां पर कोई भी प्लैनेट उच्च का नहीं होता है। नवे घर के अंदर केतु उच्च के माने जाते हैं।
केतु के बारे में कहा जाता है ये बृहस्पति का चेला है, बृहस्पति का शिष्य है। क्यों है चेला? एक ज्ञान वाला इंसान वही होता है जिसके दिमाग में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हो, क्योंकि उसको लगातार चीजें याद रखनी होती हैं। अब यहां पर फंस मत जाना, ये मत सोचना कि अभी मैंने कहा था कि ऑक्सीजन अगर दिमाग में होगी तो बहुत ज्यादा उठापटक ये सब चलता रहेगा दिमाग में। मैंने एक बात कही है कि किसी भी चीज की गहराई में उतरकर उसका प्लान बनाना, यह एक अलग बात है, और ज्ञान को अर्जित करके उसको याद रखना एक अलग बात है। ठीक है, इसमें अंतर है। एक चीज क्लियर कर दूं, बुध और राहु जब मिलते हैं तो बृहस्पति बनता है, और बृहस्पति और राहु जब मिलते हैं तो बुध बनता है। कोई भी ज्ञानी आदमी है जो बहुत ज्यादा ज्ञान को पा चुका है, उसके लिए मीठा बोलना, पॉजिटिव सोचना, बहुत जल्दी गुस्सा ना करना, ज्ञान बांटने में कमी ना करना, अपने शिष्यों को हर एक छोटी छोटी चीज सिखाना, ये सब केतु के गुण होते हैं। ये केतु की सोच की वजह से आता है। ज्ञान आता है बृहस्पति की वजह से, और उसको बांटना आता है केतु की वजह से। किसी के लिए भी पॉजिटिव थॉट बनाना, उसकी कमियों को इग्नोर करके भूल जाना, ये सब केतु शुभ वालों का काम है। इसलिए ये दो अलग अलग तरंगे हैं, लेकिन ज्ञान का आधार है केतु, उसमें से निकलने वाली नाली है केतु। ठीक है, तो इसलिए ज्ञान के बादल को बृहस्पति और उसमें से निकलने वाली नाली को केतु बोला गया है, इसलिए इन्हें गुरु चेला बोला जाता है। इसलिए जिन भी लोगों को गुस्सा आता है, जल्दी लोगों से लड़ जाते हैं, गुस्सा चिड़चिड़ापन रहता है, फौरन दूसरों की कमियां निकालते हैं, हमेशा लड़ने की फिराक में रहते हैं, उनके कानों को छिदवा के उसमें सोना डलवा दिया जाता है। मतलब खराब केतु को बृहस्पति की मदद दे दी जाती है। और एक एक चीज आपने देखा होगा, औरतों को तो जन्म से ही लोगों, मतलब लोग कानों में सोना डलवा देते हैं, ये प्रथा बना दी गई है, क्योंकि औरत की वजह से घर चलता है, औरत की वजह से खानदान की इज्जत चलती है। और कान छिदवाने का मतलब यही था कि जब वह बेटी है तो कहीं खानदान की इज्जत खराब न कर दे, और अगर बहू है तो उसकी लड़ाई की वजह से कहीं पंगे न पड़ जाए। इसलिए जितनी औरतें कान के अंदर आर्टिफिशियल डालकर घूमती हैं और बहुत ज्यादा दिनों तक डाले रहती हैं, बार बार डालती हैं, उनके घर में क्लेश हो ही जाता है, 100% लड़ाई झगड़े पंगे होते हैं। और जब वो चांदी डालती हैं तो उस खानदान में रहना ही मुश्किल हो जाता है। किसी के भी घर में ये कहानी उठा के आप देख सकते हो, जो भी आर्टिफिशियल कान में डालता है वो घर में पंगा करता ही करता है। इसलिए कभी भी आर्टिफिशियल नहीं डालना चाहिए, कभी चांदी नहीं पहननी चाहिए। भले ही एक बारीक से आप तार डाल लो सोने की, लेकिन वो सोने की होनी चाहिए। इससे गुरु और केतु का मेल बनता है। और एक चीज, केतु जिनकी जन्म कुंडली के अंदर नवे घर के अंदर हो, उनकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त उस समय आता है जब वो सोना बेच देते हैं या गिरवी रख देते हैं। क्योंकि केतु का आधार ही चला गया तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा, खोखले विचार बचे। और इसके उल्टा ऐसा इंसान जिसके 9th हाउस में केतु है, अगर वो थोड़ा थोड़ा सोना 1 1 ग्राम 2 2 ग्राम करके अगर वो खरीदता रहे तो एक दिन ऐसा जरूर समय आएगा कि वो बहुत अमीर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए केतु को
9th हाउस में उच्च का माना जाता है। यहाँ केतु के लिए एक बात और बोली गई है कि व्यक्ति के 2 पुत्र होंगे जो सुअर की तरह बहादुर और कुत्ते की तरह वफादार होंगे। ये लाल किताब की भाषा है, ये समझाने का एक तरीका है। इसका मतलब कि सुअर भी केतु है और कुत्ता भी केतु है। अगर केतु 9 में हो और आदमी डरपोक किस्म का हो तो उसको जाकर सुअरों को कुछ ना कुछ खिलाते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि उसके मन में डर खत्म हो जाएगा। और अगर घर के अंदर भाई भाई की लड़ाई हो रही हो, एक दूसरे की लोग कमियां निकाल रहे हो, अधिकतर केतु 2 वालों में भी ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर ये लोग घर में कुत्ता पाल लें एक दूसरे के, उससे क्या होगा, एक दूसरे के प्रति उनके अंदर प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति वफादारी होगी। क्योंकि कुत्ते से निकलने वाली जो एनर्जी है वफादारी की, वो जब एनर्जी बाहर निकलेगी उससे क्या होगा कि भाइयों में जो भी इस तरह की तकरार होगी वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो केतु यहां पर इसलिए 9th हाउस में उच्च का माना जाता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा केतु 9th हाउस में क्यों उच्च का माना जाता है। नीतू जी, एक मिनट। हाँ जी। जी नीतू जी बताइए। अरे अनम्यूट हो गई हैं आप, अनम्यूट करिए। जी बताइए। कर लिया। जी तो ये पूछना था, केतु सिर्फ 9th हाउस में उच्च का है, बाकी 6 में हो, 8 में हो या 12th में हो, वहां उच्च का नहीं है, मतलब कोई चांस नहीं है? केतु 9th में भी उच्च का है, 12th में भी उच्च का है, 12th हाउस में, ओके। है ना। अच्छा, राहु 3rd 6 और हाउस में, 8 में तो राहु राहु 3rd हाउस में उच्च का है और 6th हाउस में उच्च का है। जी ठीक। ठीक। 10th हाउस 10वां घर मंगल, घर है शनि का और कारक भी शनि है यहाँ के, लेकिन मंगल यहाँ पे उच्च के होते हैं। मंगल तक आ तो गए, एक एक बड़ी बात समझाने जा रहा हूं यहाँ पर। बहुत सारे लोग मंगल 10th हाउस में क्यों उच्च का होता है इसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं, सुनी सुनाई बातें बोलते हैं, कहानी जो उनको पहले से पता है वो बोलते हैं, है ना। तो मंगल यहां पर तभी उच्च का माना जाएगा कि मंगल यहां अकेला हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर यह किसी और ग्रहों के साथ होगा यहां पर, अब उसके मित्र कौन है, अगर मान लीजिए किसी और प्लेनेट के साथ में होगा मंगल के, सूर्य चंद्र और बृहस्पति, और 10वें घर के अंदर ये तीनों ही खराब हो माने जाते हैं। तो इसलिए अपने मित्रों के साथ तो बैठा हुआ ये यहां बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी शुभ नहीं है। लेकिन यह अपने दुश्मनों के साथ भी यहां शुभ नहीं है। लाल किताब कहती है कि मंगल अगर 10वें घर में हो तो उसे कहते हैं गरीबों के घर विष्णु भगवान पधारे। ऐसे ही लाल किताब में लिखा हुआ है, मंगल 10 की प्रेडिक्शन, गरीब के यहां विष्णु भगवान पधारे। कौन है विष्णु भगवान? एक ऐसी शख्सियत जो हिम्मत रखता है, जान पहचान बहुत रखता है, छोटों को पालने की ताकत रखता है। वह शख्सियत किसी के भी दुख और सुख में काम आने वाला वो इंसान होता है जो हर किसी के दुख दर्द को समझकर उसकी मदद करता है। यह सब विष्णु भगवान की कृपा से ही बनता है। और जो सबकी मदद करने के बाद अपनी मदद, यानी कि अपनी कमाई के बड़े बड़े रास्ते तलाश करके और ज्यादा से ज्यादा कमाई करके ऐसे लोगों को काम दे जो बेचारे ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाते, एक ही तरह का काम करते हैं, उनको काम देकर पालने वाला इंसान, हर वो इंसान विष्णु भगवान का ही रूप होता है।
तो जब अकेला मंगल 10वें घर में हो तो इंसान के अंदर ये क्षमताएं होती हैं, लेकिन यह घर शनि का भी है। शनि कारक है। शनि कारक है चुस्ती, चालाकी, तेजी का। शनि डिप्लोमेटिक भी है। आपने बहुत सारा कई जगह कंटेंट पढ़ा होगा, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कि मेहनत करने वाले कभी अमीर नहीं बनते हैं। बहुत सारी जगह देखा होगा आपने, इस तरीके के आते हैं उसमें। ये सच भी है। जो दिमाग से मेहनत करता है और जान पहचान का सहारा लेता है वही अमीर बनता है। पर आपको हमेशा भाग दौड़ में और उधेड़ बुन में रहना पड़ता है। क्यों? किसी से मदद कैसे लेनी है, किसी से काम कैसे निकालना है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। दूसरों का फोन आता है, उसको भी इंस्ट्रक्शन देना होता है। चौथा, अपना काम ना खराब कर दे उसको भी देखना होता है। किसी का क्लेश भी सुधारना होता है। किसी से कैसे काम निकलवाना है, नुकसान ना हो जाए वो भी देखना पड़ता है। और अपना काम भी देखना होता है कि अपना भी काम खराब ना हो जाए दूसरों की मदद करते करते। ये सब क्षमताएं जो है ना, मंगल 10 वालों के अंदर ही होती है। तो ये जो गुण है विष्णु भगवान वाले, ये मंगल 10 में तभी होंगे जब तीसरे में कोई ग्रह ना हो, पांचवें घर में तो बिल्कुल ना हो। क्योंकि तीसरे घर से इनको टक्कर पड़ती है तो इनकी ताकत खराब होती है, और पांचवें घर में ये टक्कर मारते हैं तब भी इनकी ताकत खराब होती है। क्योंकि विष्णु भगवान दूसरों को रोता हुआ देखकर उनकी मदद करने वालों में से हैं। वो किसी के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनकी मदद जरूर करते हैं। तो अगर तीसरे और पांचवें घर के अंदर कोई भी ग्रह होगा तो मंगल 10 फिर विष्णु भगवान वाला स्वरूप नहीं रहेगा। लेकिन मान लीजिए अगर मंगल यहां पर है, अगर मंगल की जन्म कुंडली में ये प्लेसमेंट है और आदमी के काम नहीं बन रहे, तो फिर क्या उपाय करेगा? तो लाल किताब में एक उपाय लिखा हुआ है कि हिरणों को चारा डालें या हिरण पालें। अब हिरण तो पाल नहीं सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, वो तो देगी नहीं परमिशन। तो बीच बीच में हिरणों को कुछ ना कुछ खिलाते रहना चाहिए जहां पर हिरण होंगे। क्यों खिलाते हो रहना चाहिए? आपने देखा होगा कि हिरण के अंदर मंगल की वो हिम्मत होती है कि शेर जहां पर घूम रहा होता है ना, वो घूम फिर के वहीं जाके चारा खाते हैं। और शनि की चुस्ती और चालाकी इतनी ज्यादा होती है कि शेर का जैसे मूवमेंट होता है वो इतनी फुर्ती से भाग के वहां से निकल जाता है कि शेर को हवा ही नहीं लगती है। तो कमाल की हिम्मत दिखाना काम में और चुस्ती चालाकी के गुण होना, वही तो आदमी सक्सेस हो सकता है अपने काम में। तो ये हिरण की एनर्जी से आता है। अगर किसी आदमी के अंदर इस तरह का गुण ना हो तो ये उपाय करना चाहिए उसको। ठीक है। 11वां घर, 11वां घर के अंदर यहां पर शनि मालिक है और कारक है बृहस्पति। ठीक है। जो सॉलिड चना होता है ना, ये यहाँ के 11वें घर के बृहस्पति और शनि की परिभाषा है। सॉलिड चना जिसके अंदर कुछ भी नहीं जा सकता। और यहाँ पर किसी को भी उच्च और नीच होने की जगह नहीं मिली है। लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी, खोखला चना बाजे घना। यह 11वें घर के शनि और बृहस्पति की कहावत है। 11वें घर के शनि और बृहस्पति उसको अच्छे फल देते हैं जिसके बुध अच्छे होते हैं।
लाल किताब में लिखा है कि बुध सॉरी शनि बृहस्पति उसको फल देंगे जिसके बुध होंगे खरे। अब एक चने का दाना जो बो दिया जाता है, उसका पेड़ बनकर निकल आता है और खूब सारे चने पैदा करता है ना। और इसी तरह एक अंडा, सेम सेम चीज है ये। बीज बीज और अंडा, ठीक है, बीज और अंडा ही मतलब एक अपने जैसे स्वरूप को जन्म दे सकता है। तो रियलिटी में यहां पर बृहस्पति एक वह पीला पदार्थ जो अंडे के अंदर या स्पर्म के अंदर पाया जाता है, जो बाद में अंडे को प्रफुल्लित करके उसके अंदर जो झिल्ली होती है, वह सारी जो झिल्ली है वो सारी सनी है। और बाद में ये सड़कर यही, पहली ये शुक्र होती है, बाद में ये सड़कर सनी सनी बनती है। जब तक शुक्र होती है तो उसमें प्रोटीन होता है, लेकिन जब वो सड़कर जब बाहर आ जाती है तो वो सनी बन जाती है। ठीक चने की दाल की तरफ ऊपर, जैसी चने की चना होता है, जब ऊपर का छिलका अलग होता है वो सनी होता है। लेकिन ये कब सही से मतलब प्रफुल्लित होगा, सही से कब काम करेगा? जब अंदर का बीज बिल्कुल सॉलिड हो तब, या अंदर के बीज को सही से रोपित किया जाए। लेकिन जब बुध जन्म कुंडली के अंदर खराब हो तो आदमी जो होता है ना, वो बड़ी बड़ी डींगे हकने वाला होता है। 10,000 की सैलरी होगी तो 21,000 रुपए की शर्ट खरीद लाएगा, 5,000 रुपए दोस्तों के ऊपर उड़ा देगा, और महंगी महंगी गाड़ियों से किराए पे गाड़ियां करके महंगी महंगी गाड़ियों से घूमेगा। मतलब कमाई 10,000 की, और वो दुनिया को दिखाएगा 1 लाख का। इसी को बोलते हैं खोखला चना बाजे घन, जिसका बुद्ध खराब होता है। तो अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति और शनि 11th हाउस में अगर प्लेसमेंट है, चाहे बृहस्पति की चाहे शनि की, उसमें हमको बुध को देखना है कि बुध कैसा है। तो जिस भी इंसान को दिखावे की आदत है वो खोखला चना है, यानी कि उसका बुध अच्छा नहीं है। और जिसके घर में लाख रुपए पड़े हों और तब भी दोस्तों से मांगे कि यार अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जरा 500 रुपए दियो, मुझे ये काम करना है और एक पार्टी में पैसा देना है, अभी है नहीं, मैं बाद में तुझको वापस कर दूंगा। और बाद में वो उसके सामने मुंह छुपाता फिरे कि कहीं इसको याद ना आ जाए कि ये मुझसे 500 रुपए जो मैंने इसने मुझे दिया है वो मुझसे वापस मांग ले। ये बुध शुभ वाले होते हैं, बड़ी लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं। और बुध और बृहस्पति जिसके दोनों शुभ होते हैं ना जन्म कुंडली में, वो टॉप क्लास का कंजूस होता है। चाहे जित अगर बृहस्पति शुभ है, बुध शुभ है, एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे उस इंसान को भूख लगी, बाहर वो घूम रहा है कहीं पे, मैं उस इंसान की बात बता रहा हूं जिसका कुंडली में बुध और बृहस्पति दोनों अच्छे हों, और वो मार्केट में बाहर घूम रहा है और उसको भूख लगी, तो किसी महंगे रेस्टोरेंट में इस तरीके से नहीं जाएगा। वो कहीं मंदिर गुरुद्वारा देखेगा कि उसको आराम से फ्री का मिल जाए, या फिर मेरा जो है ना कम से कम 50-60 रुपए 100 रुपए लगा के मेरा पेट भर जाए। और वो जाएगा वहां पे खाना खा के आएगा। और अगर किसी आदमी ने टोक भी दिया कि यार तू तो इतना बड़ा आदमी है, तू कहाँ यहाँ पे खाना खा रहा है, तो फिर वो बहाना बना देगा कि नहीं 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 नहीं, मुझे तो गुरुद्वारे का खाना बहुत अच्छा लगता है, मैं इसलिए जो है मंदिरों में किसी महंगे रेस्टोरेंट में नहीं खाता हूँ। तो इस तरीके से बुध और बृहस्पति जिनकी भी कुंडली में अच्छे होते हैं वो बहुत ही कंजूस होते हैं। तो 11th हाउस में किसी को उच्च और किसी को नीच का दर्जा नहीं दिया गया, ठीक है। 12वें घर में शुक्र और केतु उच्च के माने जाते हैं, ठीक है। यहां पर शुक्र जो होते हैं वो पॉजिटिव थॉट के मालिक होते हैं, जिसका भी शुक्र यहां पर होता है। केतु जिसका होता है वो पॉजिटिव थॉट का मालिक होता है। और ये दोनों ही ज्ञान के कारक होते हैं।
जिस भी इंसान को लौकिक और पार मतलब लौकिक परलौकिक का ज्ञान हो जाता है, उसके लिए सब कुछ नश्वर हो जाता है। लेकिन ये लोग कितने भी ज्यादा भगवान के भक्त हो जाएं, कितने भी ज्यादा पूजा पाठ कर लें, लेकिन ये लोग अय्यासी करना नहीं छोड़ते, क्योंकि इनको हर तरीके का ज्ञान हो चुका होता है। दुनिया को समझते हैं, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, किस तरीके से नाम कमाया जा सकता है, किस तरीके से बढ़िया काम किया जा सकता है, लोगों की भलाई के काम कैसे किए जा सकते हैं, ये सब इनको आता है। लेकिन ये जितने भी अय्यासियां करते हैं, ये सब बंद कमरे में करने वाले होते हैं। और ये ताकत उन्हीं के अंदर होती है जिनका बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। जब भी किसी का भी बृहस्पति बहुत अच्छा होगा, तो उस आदमी में वीर्य ज्यादा बनता है और औरत में अंडे बहुत बनते हैं। तो अगर यह ताकत किसी आदमी या औरत में है, तो किसी न किसी स्टेप पे यह गलत जरूर हो जाता है। लेकिन लाल किताब एक चीज और कहती है, अगर इंसान अपनी ये ताकत को मार दे, अय्यासी में ना जाए, तो वो आदमी गरीब हो जाता है। फिर वो साधु का भेष रख के भले ही लोगों की हेल्प करे, लोगों का भला करे, खुद अमीर बन के जो है वो लोगों का कभी भला भला नहीं कर सकता। क्योंकि उनके अंदर जो डिप्लोमेटिक होने की जो ताकत है, जो पैसे कमाने का जो हुनर है, जो पॉजिटिव थॉट है, पॉजिटिव कमाई जहां से आनी है, वो सोच खत्म हो जाती है। तो 12वें में शुक्र या केतु हो, और शुक्र के चाहे शुक्र अकेला हो 12वें में, या केतु अकेला हो, या शुक्र केतु दोनों 12 में, तो ऐसा आदमी ऐस परस्त होता है। और या फिर ऐस परस्त नहीं होगा तो फिर गरीब होता है। ठीक है, तो ये जो है आपने ग्रहों के उच्च होने की कहानी देखी। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो, कुछ सवाल हो, तो हैंड रेज करके पूछ सकता है। निशित पांडे, अनम्यूट करिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर ये क्लासेस आप जो लाल किताब की मैंने आज पहली बार ज्वाइन की, ये आप कंटिन्यू करते रहेंगे? हाँ, तो ये वीक में सर कुछ आपका शेड्यूल होगा कि? फ्राइडे को इसी टाइम। अच्छा सर, आपने ये मंगल सॉरी ये 9th घर में केतु उच्च का बताया, तो तो उसमें सर नेगेटिव मतलब क्या है, मुझे समझ नहीं है। नेगेटिव नेगेटिव परिणाम तब आएंगे जब केतु यहां पर खराब हो रहा होगा। अब तो प्लैनेट कैसे कैसे पता खराब, चलेगा? नहीं, प्लैनेट कैसे खराब होगा, ये आगे की क्लासों का है। आगे बहुत सारे अच्छा सूत्र ऐसे आएंगे जिसमें आपको जी पता चलेगा कि कोई प्लैनेट जिस घर में उच्च का भी है ना, वो भी खराब जी हो सर। जाता है। कई तरीके होते हैं, दृष्टि संबंध बन जाए, या कहीं से टक्कर पड़ जाए, या उसके साथ में कोई उसका शत्रु प्लैनेट बैठा हो। जी सर। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें तरीके हैं, वो हम लोग धीरे जी धीरे सर। आगे जब क्लास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है क्योंकि सर, किसी धन्यवाद। प्लैनेट को जी खराब होने का एक तरीका नहीं है, बहुत से तरीके से वो प्लैनेट खराब हो सकता है। जी सर। ओके। एक प्लैनेट को देख के हम किसी भी कुंडली की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि केतु यहां पर बैठ के सिर्फ 9th हाउस में केतु की प्लेसमेंट को देख के हम केतु के बारे में बहुत अच्छा अच्छा नहीं बोल सकते हैं। हमको 9th हाउस से कॉम्बिनेशन के साथ में जो घर हैं, तीसरा घर, पांचवां घर, दूसरा घर, 12वां घर, 10वां घर, ये सब देखना पड़ेगा।
सर हाँ तब मतलब हमको पता चलेगा जी कि केतु यहाँ पे रिजल्ट कैसे दे रहा है। ठीक है। जी सर ये सर मुझे ये पूछना था, लाल किताब में और नॉर्मल जो बाकी एस्ट्रोलॉजी है, बेसिक क्या डिफरेंस रहता है दोनों में? सब सब अलग अलग विद्याएं हैं। वैदिक जो पराशरी ज्योतिष है वो अलग सूत्रों पे आधारित है। उसके कई सारे चार्ट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए हमको किसी के प्रोफेशन के बारे में देखना है तो लगन चार्ट भी देखना होगा, दशमांशा भी देखना होगा। ठीक है। शादी के बारे में देखना है तो लगन चार्ट के साथ में नवमांशा वगैरह भी देखना होगा। कृष्ण मूर्ति पद्धति है तो सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड पे आधारित है। ठीक है। भृगुनंदी नाड़ी है वो सिर्फ ग्रहों के कारक तत्वों पे आधारित है। लेकिन लाल किताब जो है वो संपूर्ण अपने में एक ज्योतिष है। लाल किताब की अगर प्रैक्टिस आपको हो जाती है तो एक्यूरेट प्रिडिक्शन बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। हाँ, वही पूछना चाह रही थी, सबसे ज्यादा एक्यूरेट और एक ये भी कहेंगे सबसे ज्यादा बीच बीच में आसान बीच बीच समझना। में क्लासेस जब आगे बढ़ेंगी तो जहां पर रिक्वायरमेंट होगी तो थोड़ा थोड़ा क्रक्स मैं आपको कृष्ण मूर्ति पद्धति का और पराशरी का भी देता रहूंगा प्रिडिक्शन में, जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है। ये सब विद्याएं अलग अलग आना इसलिए थोड़ा सा जरूरी होता है कि जैसे मान लीजिए कोई इवेंट को हम घटित होते हुए किसी कुंडली में हम देख रहे हैं, तो उसको हम अगर दो तीन विद्याओं से अगर हम चेक कर लेंगे ना, और तो थोड़ा सा उसका वो ज्यादा बढ़ जाता है, वेटेज ज्यादा बढ़ जाता है। ओके। ठीक है। MC जोशी जी सर, हाँ, बताइए। प्रणाम सर। प्रणाम। सर ये मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग भी देंगे आप? हाँ, रिकॉर्डिंग दूंगा आप। हाँ, वही धन्यवाद जी, वो थोड़ा रिवाइज हो जाता है ना उससे। हाँ, मैं ग्रुप में डाल थोड़ा। दूंगा, या यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो वहां पर आपको मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। ठीक है। तो आई थिंक सब कुछ समझ में आया होगा। आज की क्लास आपने एंजॉय किया होगा। तो जो भी डाउट्स होंगे वो हम जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे ना उसके पहले थोड़ा सा 10 मिनट हम लोग इस क्लास की चर्चा कर लेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्राइडे को इतने ही बजे इसी क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम।